Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। और चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पायर करते हैं, ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल में चैप्टर में पढ़ा है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन, जिनको भी हम डिटेल में ही एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? तो एक एथलीट जब अपनी रेस फिनिश कर लेता है तो वो फास्टर और डीपर क्यों ब्रीथ करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ब्रीथ। ब्रीथ क्या होता है? ब्रीथ होता है, अगर हम एक ब्रेथ की बात करें, सो 1 ब्रेथ इज इक्वल टू 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन में that a person breathes lot of oxygen, air which is rich in oxygen, और exhalation में a person breathe out air which is rich in carbon dioxide, ठीक है। तो इनहेलेशन में वो बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को बाहर निकाल देता है, ठीक है। सो दैट इज 1 ब्रेथ। सो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल फिनोमेना जिसमें एक ऑर्गेनिज्म he breathes in an air which is rich in oxygen and breathe out air which is rich in carbon dioxide, ठीक है। अब रेस के टाइम पर क्या होता है, अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो क्या हो रहा है कि अब मैं बात कर रही हूँ, मैं साथ में ब्रीथ कर रही हूँ और ऑक्सीजन अंदर जा रही है, फूड को ब्रेक डाउन कर रही है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सीजन का क्या काम है, ब्रीदिंग का क्या काम है? भागने में ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी, वो फूड पे एक्ट करेगी और उससे हमें मिलेगी बहुत सारी एनर्जी, ठीक है। एक सिंपल सा एक रिएक्शन हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो अब भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए, राइट। तो अब हो क्या रहा है, नॉर्मल केस में तो ठीक है, मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजन अंदर जा रही है, मेरी बॉडी में फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, मुझे एनर्जी मिल रही है और मैं अपने डे टू डे काम बहुत ही नॉर्मली कर रही हूँ, ठीक है। अब जब एक एथलीट भागता है, ठीक है, तो उस टाइम उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर्ली अंदर नहीं ले पाता है, ठीक है। सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो उसकी बॉडी में नहीं जाती है, जिससे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं बनती है, ठीक है। तो उसकी बॉडी जो है वो एनारोबिकली रिस्पायर करना शुरू कर देती है। मतलब हमने पढ़ी है एक एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक पढ़ी है हमने एनारोबिक, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी मिलती है और बहुत सारी मिलती है। एनारोबिक में क्या होता है कि यहाँ पर जो फूड जो ब्रेक डाउन हो रहा है और जो एनर्जी मिल रही है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं है, और जो एनर्जी जो है वो बहुत कम मिलती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब इसमें जब भाग रहा है वो, तो ऑक्सीजन की सप्लाई तो लिमिटेड है, तो अब उसकी जो मसल सेल्स है वो एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देंगे और थोड़ी बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे। लेकिन अब जैसे ही रेस फिनिश होगी तो वो जो एनर्जी की डिमांड है वो अभी भी हाई है, राइट। तो उस टाइम एक एथलीट बहुत ही डीपली और बहुत ही फास्टर ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है, ताकि फटाफट से ऑक्सीजन अंदर जाए, फूड पे एक्ट करे, फूड ब्रेक डाउन हो और उसको मिल जाए एनर्जी, ठीक है। और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मली ब्रीथ करने लग जाता है, ठीक है। टू फुलफिल दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट एथलीट ब्रीथ्स फास्टर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में ही एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन का काम होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है। तो अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो एनर्जी नहीं रिलीज होगी, एनर्जी तो रिलीज होगी। ठीक है, उसके बाद दोनों ही रेस्पिरेशन सेल के अंदर होती हैं, दे टेक प्लेस इनसाइड द सेल, और दोनों में ही बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये पढ़ेंगे हम डिफरेंसेस में। डिफरेंसेस क्या है दोनों में? तो हमने पढ़ा कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। उसके बाद अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। हमने सिमिलैरिटी पढ़ी थी ना कि दोनों में एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन इसी में एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्या है, डिफरेंस क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और वहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आपको जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो रिएक्शन की फॉर्म में, प्रॉपर मैकेनिज्म की फॉर्म में आपको ये समझाया जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हमने पढ़ा कि दोनों में ही बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, दोनों ही टाइप की रेस्पिरेशन में, तो अब इसमें भी डिफरेंस है। ठीक है, क्या है कि अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वहीं पर अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल। ठीक है, तो ये तो अलग अलग इनके बाय प्रोडक्ट्स हो गए। फिर अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये मोस्टली एनिमल्स में होता है और प्लांट्स में होता है, एरोबिकली ही रेस्पायर करते हैं। वहीं पर अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और ईस्ट में। ठीक है, जब आप क्लास 8 में जाओगे तो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, और उसमें आप पढ़ोगे कि कैसे ईस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करता है, और वो बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में हेल्प करता है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ईस्ट में होती है और वो होती है बैक्टीरिया में। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी। जो सिमिलैरिटीज है उन्हीं से कहीं ना कहीं डिफरेंसेस बने हैं हमारे। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर? ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि कभी ऐसे बहुत सारी डस्ट उड़े ना तो आप एकदम से स्नीज करने लग जाते हो, है ना, या फिर कोई पेट का हेयर आपके नोज में आ जाए तो भी आप स्नीज करने लग जाते हो, या फिर अगर आपको परफ्यूम से एलर्जी है और कोई परफ्यूम स्प्रे करे तो जैसे ही आप उसको इनहेल करते हो उस एयर को तो आपको छींक आने लग जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ये जो स्नीजिंग है ना, ये जो छींक आना है ना, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जिससे कि हम जो भी अनवांटेड, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो जाते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो मान लो कि जैसे ही एक डस्ट पार्टिकल हमारे नोज में गया, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, वो नोज में जाएगा। अब वो किसी तरह अगर नोज में ही है हम छींकना स्टार्ट कर देंगे, बट हो सकता है कि वो हमारे नोज के जो हेयर होते हैं दे आर ऑल्सो देयर, मतलब उनका भी काम एक प्रोटेक्टिव ही होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी फॉरेन पार्टिकल को इनहेल करने से रोकते हैं। अब हो सकता है कि वो उससे भी अंदर चला जाए, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जब हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेट होना शुरू होता है तो एज अ रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग स्नीज करते हैं, और ये जो डस्ट पार्टिकल है ये उस स्नीज के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, जिससे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल हमारी बॉडी में अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एंटर करता है तो वो बाहर निकल जाता है थ्रू स्नीजिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, तो हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और हमें उनको 3/4 फिल करना है वाटर के साथ। तो मान लिया कि हमने ले ली ये टेस्ट ट्यूब ए,
this is test tube B and this is test tube C. ठीक है, सो वी विल फिल देम 3/4 विद वाटर, मतलब इतना इतना हमने इन सब में पानी डाल दिया, राइट, ओके। अब दिस इज, वी मार्क देम एज ए बी सी, हमने इनको लेबल कर दिया। अब कीप अ स्नेल इनसाइड द टेस्ट ट्यूब ए, तो ये हमारी टेस्ट ट्यूब ए है, तो इसके अंदर हमने एक स्नेल रख दिया। अब इसको ये स्नेल के जैसा दिख रहा होगा, है ना। उसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब बी में एक प्लांट रखा है, ठीक है। अब ये हमारा एक प्लांट है टेस्ट ट्यूब बी में। टेस्ट ट्यूब सी में हमने एक स्नेल को भी रखा है, ठीक है, और हमने साथ ही साथ इसमें रखा है एक प्लांट, राइट। तो अब हमें बताना है कि विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनमें से किस टेस्ट ट्यूब में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो देखो, अब अगर हम यहाँ पर हमने रखा है स्नेल, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, ये स्नेल है, ये रेस्पायर कर रहा है, तो ये जितनी भी ऑक्सीजन थी ना इस पानी में, वो सारी ऑक्सीजन इसने ले ली और बाहर क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, राइट। अब अगर हम इसकी बात करें तो इस जो प्लांट क्या लेते हैं, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और वो बाहर क्या निकाल देते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर हम टेस्ट ट्यूब सी की बात करें तो अगर हम इस स्नेल को देखें तो इसने जब रेस्पायर किया तो इसने सारी की सारी ऑक्सीजन ये लेता गया और बाहर छोड़ता गया कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसने ले लिया, इसको ले लिया इस प्लांट ने, और इन टर्न प्लांट ने रिलीज कर दी ऑक्सीजन। तो मतलब कि ऑक्सीजन जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है प्लांट, तो उसको स्नेल ले ले रहा है, जब स्नेल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है तो उसको प्लांट ले ले रहा है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड सा सिस्टम चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये नहीं हो सकती। वहीं पर अगर हम बी टेस्ट ट्यूब की बात करें तो बी टेस्ट ट्यूब में अब हमारे पास सिर्फ प्लांट है। अब इस प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, राइट। तो इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कुछ ऐसे बैलेंसिंग सी चल रही है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। वहीं पर अगर हम ए टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं तो इसमें जितनी भी ऑक्सीजन थी ना वाटर में, वो स्नेल ने सारी की सारी ले ली, और जब रेस्पायर किया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। सो विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो द आंसर विल बी टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। बहुत ही सिंपल था, विद कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो हमें कुछ MCQ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सबसे पहले है इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, तो कॉकरोचेस में जो एयर है वो कैसे एंटर करती है। जैसे हमारे पास क्या है, नोज है, नॉस्ट्रल्स हैं, तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर एंटर हो रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी सिस्टम कॉकरोचेस में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। सो लंग्स तो है नहीं। गिल्स किस में होती हैं, गिल्स होती हैं एक्वेटिक एनिमल्स में, बेसिकली फिशेस में, राइट। और वहीं पर अगर हम कॉकरोचेस की बात करें तो उनकी बॉडी पे ना छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पायरिकल्स। तो इन स्पायरिकल्स के थ्रू एयर एंटर होती है और ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है फॉर रेस्पिरेशन, राइट। और स्किन किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, स्किन है अर्थवॉर्म का, तो कॉकरोचेस के केस में तो ये नहीं होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंटर, जो एयर है वो अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू ही एंटर कर जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, बट कॉकरोचेस में स्पायरिकल से होती है, छोटी छोटी ओपनिंग से, ओके। उसके बाद है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू द अकमलेशन ऑफ। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक में क्या हो रहा था, जो फूड है, जो ग्लूकोज है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक में उसी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा था इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बन रहा था, लैक्टिक एसिड बन रहा था,
और अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा लैक्टिक एसिड, हमारी लेग्स में बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड अकमलेट हो जाता है तो उससे हमें लेग्स में क्रैम्प्स फील होते हैं, ठीक है, एक जकड़न सी होती है ना, मूव नहीं कर पाते हैं, दैट्स क्रैम्प्स, ठीक है। उसके बाद द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट। तो अगर हम एक इंसान की बात करें जो आराम से बैठा है, रेस्ट पे है, तो उसकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है पर मिनट वो कितना होता है, इट इज 15 to 18, मतलब वो 15 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है, ठीक है। तो एक ब्रीद जो है मतलब ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट वो 15 to 18 टाइम्स करता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक ऐसा इंसान जो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका ब्रीदिंग रेट जो है वो चला जाता है अप टू 25 ब्रीदिंग रेट पर मिनट, ठीक है। अब उसके बाद है ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब्स। तो हमने इनहेलेशन और एक्सेलेशन का प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है। तो एक्सेलेशन के टाइम क्या होता है, एक्सेलेशन मतलब कि जब हम हवा बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है, हमने ब्रीथ किया, अब हम हवा बाहर छोड़ रहे हैं, तो उस टाइम हमारी रिब्स को क्या होता है, तो रिब्स क्या होती है कि बाहर की तरफ मूव करती हैं या नीचे की तरफ मूव करती है, ऊपर की तरफ या मूव ही नहीं करती है। तो बाहर की तरफ जो मूव करने वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा है किसमें, वो हमने लंग्स में भी पढ़ा, ठीक है, द रिब्स मूव आउट, ठीक है, द चेस्ट मतलब चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है, राइट। तो रिब्स के केस में जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो क्योंकि हवा बाहर जा रही है तो दे मूव डाउनवर्ड, ठीक है। तो सिंपल था। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में हमें कुछ आइटम्स दी गई हैं, हमें उनको कॉलम 2 से मैच करना है। सबसे पहले ईस्ट। तो ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो अगर हम इन सभी को ध्यान से देखें तो ईस्ट क्या करता है, ईस्ट जब रिस्पायर करता है तो जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑप्शन नहीं है, तो हम इसमें एल्कोहल को टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद है डायफ्रेम। तो डायफ्रेम कहाँ पर होता है, डायफ्रेम का अगर हम इन सबको पढ़ें तो किससे मैच करता है, तो डायफ्राम लंग्स में होता है, लेकिन स्किन कहीं मैच नहीं कर रही, तो हम इसको मैच करेंगे चेस्ट कैविटी के साथ। तो हमारी चेस्ट कैविटी में क्या होता है, डायफ्राम होता है, ओके। उसके बाद स्किन। तो स्किन की अगर हम बात करें तो गिल्स, स्टोमेटा, लंग, स्किन और ट्रैकिया से मैच नहीं कर रहा, लेकिन जो स्किन है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है किसके केस में, अर्थवॉर्म्स के केस में, राइट। उसके बाद है लीव्स। तो अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स में क्या होते हैं, अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो लीव्स में होते हैं स्टोमेटा, ठीक है, जो हवा को मतलब गैसेस को अंदर और बाहर भेजने का काम करते हैं। अब उसके बाद है फिशेस। तो फिशेस में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें फ्रॉग्स की, तो फ्रॉग्स में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, क्या उनमें ट्रैकिया होते हैं, क्या उनमें लंग्स होती हैं या उनमें स्किन होती है। तो अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग्स होते हैं एम्फीबियंस, कभी वो लैंड पे रहते हैं कभी वो पानी में रहते हैं, तो उनको मतलब 2 तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स चाहिए, ठीक है। अगर वो पानी में चले जाएंगे तो लंग्स उनको ब्रीथ करने में हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो उनकी हेल्प करती है स्किन, और जब वो लैंड पे होते हैं तो दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, सो दिस विल मैच हियर, वेरी सिंपल। और ये वाली ऑप्शन हमें दी गई थी कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सिंपल था। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन स्लोज डाउन, ठीक है। तो जब एक इंसान हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो जो उसका ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाता है। तो अभी ही हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि एक इंसान का रेस्टिंग केस में जो ब्रीदिंग रेट पर मिनट है वो होता है 15 to 18 टाइम्स,
ठीक है। वहीं पर जब वो फिजिकल एक्सरसाइज मतलब हैवी एक्सरसाइज करने लग जाता है तो इट गोज अप टू 25। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब वो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है इट स्लोज डाउन, सो इट मीन्स दिस इज फॉल्स, राइट। उसके बाद प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। तो क्या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में करते हैं और रेस्पिरेशन रात को करते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो तो दिन में ही हो पाती है। क्यों? क्योंकि सन दिन में होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेस्पिरेशन वो दिन रात दोनों ही करते हैं। ओके तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रात को ही रेस्पायर करते हैं और दिन में रेस्पिरेशन नहीं होती है। So again this is false. Okay, then coming on to the third one, frogs breathe through their skins as well as their lungs. तो अभी हमने पढ़ा ना लास्ट क्वेश्चन में कि they are amphibians, ठीक है, जो पानी में भी रहते हैं लैंड पे भी रहते हैं। तो अगर उनको दोनों जगह सरवाइव करना है तो उनको दोनों तरह के रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, है ना। तो जब वो लैंड पे आ जाते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करना शुरू कर देते हैं, और जब वो पानी में जाते हैं तो वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। देन फोर्थ है द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। कब से पढ़ते आ रहे हैं, फिशेस हैव गिल्स, ठीक है, लंग्स नहीं गिल्स। सो दिस इज फॉल्स। Okay, then fifth है the size of the chest cavity increases during inhalation. तो जब हम inhale करते हैं तो हमारी जो chest cavity का size है, ठीक है, जो chest cavity है वो बढ़ जाती है साइज में, तो बढ़ेगी ही। inhale कर रहे हैं तो ज़्यादा एयर अंदर ले रहे हैं, तो मतलब कि हमारी chest को में ज़्यादा स्पेस चाहिए ताकि ज़्यादा एयर अंदर अकोमोडेट हो सके, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। बहुत ही सिंपल थे, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, वो हमने सब डिस्कस किया, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है गिवन बिलो इज अ स्क्वायर ऑफ लेटर्स इन विच आर हिडन डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो हमें बेसिकली ना एक वो बॉक्स दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, आपको याद हो, उसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, तो आपको उसमें मतलब वर्ड्स हैं कुछ जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं, तो आपको वहाँ पर मार्क करने हैं, ठीक है। कैसे मार्क करने हैं? सो दीज वर्ड्स मे बी प्रेजेंट इन एनी डायरेक्शन एंड अपवर्ड डाउनवर्ड और डायगोनली, कैसे भी हो सकते हैं। सो फाइंड आउट द वर्ड्स ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्लू अबाउट दीज वर्ड्स आर गिवन बिलो, ठीक है। तो वो जो स्क्वायर है वो तो आपकी बुक्स में है, वो मेरी स्क्रीन पे नहीं आया तो मैंने वो वहाँ नहीं लगाया, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करना क्या है कि ये जो क्लूज़ हैं, तो ये क्लूज़ हमें कहाँ से मिलेंगे? इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के। तो इन स्टेटमेंट्स का हम आंसर करेंगे और क्लूज़ आप अपनी बुक में खुद ढूंढोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स की एयर ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? उनके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्पाइरिकल्स, जिससे कि वो एयर अंदर जाती है, और इनकी जो एयर की ट्यूब्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रैकिया, राइट। उसके बाद स्केलेटन स्ट्रक्चर सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी। तो अगर हम अपनी चेस्ट कैविटी की बात करें तो हमारी चेस्ट कैविटी को जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर सराउंड करता है, बहुत ही सिंपल है, उसको क्या बोलते हैं? रिब्स। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको उस स्क्वायर में मिलेंगे, ठीक है। मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अब हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसके नीचे एक मस्कुलर फ्लोर होता है, ठीक है, ऐसे कुछ, क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है। वी कॉल इट डायाफ्राम, ठीक है, यस, राइट। उसके बाद है टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो लीव्स के ऊपर वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो ये सारे आपको वहां पर मिलेंगे वर्ड्स, आपको वहां पर मार्क करने हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, वो आप लिखोगे, ओके। देन स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। तो हम जब फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे ना एयर ट्यूब्स इन इंसेक्ट, तो मैंने वहीं पर इसका आंसर दिया था। इसका आंसर है स्पाइरिकल्स,
ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे इंसेक्ट्स एयर अंदर लेते हैं, दे आर कॉल्ड स्पायरिकल्स, और फिर ये जो एयर है ये इन ट्यूब्स में जाती है जिनको हम बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स्थ पार्ट है दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। बहुत ही सिंपल, क्या है? लंग्स, राइट। उसके बाद ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल, तो हम इनहेल कर रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अब ये जो दो ओपनिंग्स हैं जिनके थ्रू हम इनहेल करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये जो नोज की दो ओपनिंग्स है इनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। सो वी कॉल देम एज नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद दिस इज एस, ओके। देन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हमने बहुत ही अच्छे से एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा है जिससे हम बोलते हैं ईस्ट, जो कि एनारोबिकली रेस्पायर करता है, राइट। उसके बाद एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म आप बता दो, तो अगर आप उसमें देखोगे तो मतलब ट्रैकियल सिस्टम वाले आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलेंगे, तो उसमें आपको कॉकरोच भी मिल सकता है, उसमें आपको एंट भी मिल सकती है, तो कोई भी इंसेक्ट मिल सकता है। तो आप ढूंढ लेना आपको कौन सा मिल रहा है, ठीक है। तो आप सर्च करोगे, जो भी मिलेगा आप उसको सर्कल करोगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आपको सिर्फ वर्ड्स को ढूंढना है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, तो जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं, इसका क्या रीजन है, ठीक है। तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। एट एन ऑल्टीट्यूड मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर, तो एयर होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाओगे तो हवा खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, तो कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल है ग्राउंड पे, वो ऊपर जाके वो जो अमाउंट है एयर का वो कम हो जाता है। सो इज इट ट्रू? सो दिस इज राइट। होता क्या है कि जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऑल्टीट्यूड जैसे ही बढ़ता है, तो वहां पर जो एयर का प्रेशर है, ठीक है, जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। एयर प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? दे एक्सपैंड, ठीक है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो गए, दूर दूर हो गए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो भी एक्सपैंड हो जाते हैं और वो हमें कम मिलते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पर जो ऑक्सीजन है ना वो कम है, ठीक है। सो बेसिकली एज वी मूव अप इन ऑल्टीट्यूड, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो एयर प्रेशर कम होता है। एयर प्रेशर के कम होने की वजह से ऑक्सीजन जो है, जो अवेलेबल ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है वो सही है। अब एक बार सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑफ द ग्राउंड, तो टेम्परेचर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें प्रेशर का लेना देना है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ द एयर इज हायर, तो प्रेशर का लेना देना तो है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं जो प्रेशर है एयर का वो कम हो जाता है, और प्रेशर के कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो एज वी मूव अप द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस एज कंपेयर टू व्हेन वी आर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो इसीलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं, राइट। चलिए, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।